नमस्कार, न्यूज लाइव में आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तस्वीर पीछे देख रहे हैं आप, बहुत कुछ समझ रहे होंगे। क्या करें, यूपी की राजनीति में इस बार ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिसकी कल्पना, परिकल्पना और संकल्पना करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आधार तो बहुत पहले से तय किए जा रहे थे और अब उन आधारों को पूरी तरह से तस्वीरों के रूप में जनता के बीच रखने की कोशिश भी की गई है। दरअसल जिस तरीके से मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये तमाम शब्द फिट बैठ रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर। वो कांग्रेस जिसे याद हो कि जिसने कहा कि 27 साल यूपी बेहाल, ये नारा दिया, लेकिन इस नारे के बावजूद अब अपने लिए संजीवनी लेने के लिए उन्हें जरूरत आन पड़ी है साइकिल की, या यूं कहें कि साइकिल को भी अपने पहिए को धक्का लगाने के लिए हाथ की जरूरत आन पड़ी है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और साथ ही साथ आरएलडी भी अब अपने लिए रेड कारपेट बिछाने की कोशिश कर रही है महागठबंधन की तर्ज पर। तो बिहार की तर्ज पर मोदी की इस विकास रथ को रोकने के लिए एक बार यूपी में भी एक महागठबंधन बन रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों साथ आ चुके हैं, लेकिन तीनों के साथ आने के बावजूद कई ऐसे प्रश्न हैं जो जनता सोचने पर मजबूर है। क्या तीनों का साथ आना जनता के लिए है या स्वयं के लिए है? और अगर जनता के लिए है तो भाई 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाली कांग्रेस को आखिरकार अपने ही धुर विरोधियों की साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर जरूरत पड़ गई है तो ये महागठबंधन आगे क्या गुल खिलाएगा? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज हम तमाम प्रतिनिधियों से जवाब देने की कोशिश करेंगे। विकास के पैमाने की बात होती रही है, आखिर क्या है विकास का पैमाना, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम पहलुओं पर मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। मुलायम परिवार का राजनीतिक ड्रामा अब खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने अखिलेश खेमे को असली समाजवादी घोषित कर दिया। बेटे की जिद के आगे बाप को झुकना ही पड़ता है। अखिलेश ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। ये मुलायम की पैंतरेबाजी थी जिसमें हार भी मुलायम की हुई और जीत भी। मुलायम सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी का बीता हुआ कल है और अखिलेश आज। जब सपा की कमान अखिलेश के हाथ आई, हाथ को भी अखिलेश की जरूरत महसूस हुई। और अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जो कांग्रेस चली थी यूपी फतेह करने, अब उसी कांग्रेस को साइकिल का सहारा लेने की नौबत आ गई है। इस वक्त सिर्फ इतना बताया क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे होगा नहीं होगा। तो आपकी ये जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए खाली हमने सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा। अब मुझे दूसरा अनाउंसमेंट करना है। कांग्रेस ही क्यों, चौधरी चरण सिंह की पार्टी आरएलडी भी साइकिल पर सवार होना चाहती है और अखिलेश यादव ने भी किसी भी गठबंधन से इनकार नहीं किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसे महागठबंधन की नींव पड़ चुकी है? जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 103 सीटों पर और आरएलडी 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर यूपी में महागठबंधन हुआ तो फिर कांग्रेस के उस नारे का क्या होगा जिसमें उसने कहा था कि 27 साल यूपी बेहाल। खैर, ये तो राजनीति है। पार्टियां अपने लिए चुनाव लड़ती हैं, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। उसमें जनता कहां होती है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस साइकिल के सहारे ही यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। तो अखिलेश हाथ के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस की साइकिल सवारी जनता को कितनी रास आती है ये जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि साइकिल को हाथ धक्का लगाएगा और साइकिल तेज दौड़ाने की कोशिश नेता टीपू करेंगे। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो सवाल तो ये भी है कि क्या गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मजबूरी बन गया है? क्या वाकई उन्हें लग रहा है कि मोदी रथ के आगे इनकी साइकिल चल पाएगी या नहीं? यही वजह रही कि गठबंधन किया। बहरहाल इन सवाल का जवाब भी ले उससे पहले जो अभी मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा स्थिति है विधानसभा की, किस पार्टी को कितनी सीट से, जरा इस पर एक नजर फटाफट डाल लेते हैं। विधानसभा 2012 से जो स्थिति बनी आ रही है, समाजवादी पार्टी अकेले दम पर जीती थी, 224 विधायक इसके हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो 80 विधायक हैं, बीजेपी 47, कांग्रेस 28, आरएलडी 9 और अन्य के खाते में 15 गया था। ये अभी मौजूदा स्थिति है। अब इस स्थिति को ही यथावत रखा जाएगा या इसमें कुछ बदलाव होगा, ये तो खैर 11 मार्च को पता चलेगा। बहरहाल ये स्थिति है। समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था, पूरी सीट पर बहुमत के साथ वो जीती और सरकार बनाई, लेकिन इस बार वो संशय में है और वो संशय सीधे तौर पर राहुल गांधी और चौधरी अजीत सिंह की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है ताकि जीत हो सके। महागठबंधन होने से अखिलेश का सीएम बनना तो तय हो चुका है। शीला दीक्षित जो कि कांग्रेस की सीएम फेस थी, वो अपना नाम वापस ले चुकी हैं। अब रही बात 27 साल बेहाली की, तो कांग्रेस जो तलाश कर रही थी, 27 साल का वनवास खत्म करना था, तो कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उसको एक बैसाखी मिल गई है, समाजवादी पार्टी की बैसाखी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के सपा में शामिल होने से रायबरेली और अमेठी की सीटें तो पक्की हो गई हैं, ये तो निश्चित है। वहीं इन इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है क्योंकि रायबरेली और अमेठी आप जानते ही हैं सोनिया और राहुल का गढ़ रहा है, पैतृक गढ़ कहा जाता है इसे, तो यहां से तो सीट पक्की है। गठबंधन से आरएलडी को भी फायदा होगा। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर जरूर थोड़ा संशय बरकरार है। 30 सीटों की मांग है लेकिन 20 सीट दी जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। उधर एनसीपी ने भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। ये जो तमाम कवायद हो रही है, दरअसल आप देखिए कि कवायद हो रही है, अपने अपने लिए रेड कारपेट बिछाना चाहती है सभी पार्टियां, क्योंकि बीजेपी इस बार फिर से लोकसभा चुनाव के तर्ज पर मोदी लहर के साथ प्रदेश में उतर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी का असर दिखेगा ही दिखेगा। विकास रथ की जो बात होती आई है, जनता का समर्थन बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये जो गठबंधन हुआ है, क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ मोदी रथ को रोकने की कवायद है या वाकई जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं? बहरहाल 3 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम ये सारे सवालों का जवाब लेते हैं। 3 खास मेहमान आज के पैनलिस्ट, स्वागत करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ रहे हैं आनंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त हैं प्रेम कृपलानी जी। प्रेम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। और कुछ ही पल में हमारे साथ कांग्रेस से भी एक खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम अपने अभी के पैनलिस्ट के साथ करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेम कृपलानी जी आपके पास आ रही हूँ। जो ये तैयारी हुई है, जी नमस्कार लावणी जी। नमस्कार प्रेम जी। और ये जो तैयारी हो गई है सर, इतने दिनों से हम जो देख रहे थे, सियासी ड्रामा चल रहा था समाजवादी पार्टी में, अब तो सारी चीजें जो स्क्रिप्टेड थी, जो फिल्म का एंड था, वो तमाम चीजें हो गई। लेकिन ये जो एक नई पिक्चर बनी, ये जो गठबंधन की बात आ गई, क्या ये आपकी मजबूरी थी? प्रेम जी, मजबूरी है क्या ये गठबंधन? मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये विकल्प हमारे पास 2019 को हम तैयारी लेके चल रहे हैं कि 2014 में जो बीजेपी को समर्थन मिला, तो उसमें बीजेपी के मोदी जी मनमानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब मन में आता है नोटबंदी की या और भी कार्य कर रहे थे, जनता परेशान हो रही है। प्रेम जी, पहले वाक्य में समझ में आ गया, इतना ज्यादा मोदी फोबिया, इतना ज्यादा मोदी फोबिया कि आपको कांग्रेस के हाथ का सहारा लेना पड़ गया। आप तो अखिलेश यादव को विकास पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट करते थे, आखिर मोदी फोबिया के आगे आप लोगों को हाथ का सहारा लेना पड़ गया? नहीं, ये फोबिया नहीं है, ये उनके गलत कार्यों का नतीजा है कि जनता भुगत रही है। नहीं तो हम समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है उत्तर प्रदेश में, इसी को बड़ा रूप देना हम चाहते हैं। इसीलिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो शक्तियां बची हुई हैं, उनको हम एक करके आगे 2019 के विकल्प को तैयार कर रहे हैं। सर, आपने अपने ही सवाल में अपना ही जवाब भी दे दिया। आपने कहा कि विकास की बात कर रहे थे आप लोग, जनता के विकास की बात कर रहे थे। तो जब आपने इतना विकास किया था, आपको इतना ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो आपको हाथ के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तो पूरे तरीके से अकेले उतरना चाहिए था आपको। आखिर हाथ का सहारा क्यों लिया आपने? जी, विश्वास तो आज भी हमारे पास है और हम विश्वास से ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई, उससे आपने देखा होगा
कि हम लोग जो है नहीं चाहते कि कहीं भी हमें कोई 1% भी हम की बात कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर कर दें। नहीं करना ये चाहते। कौन सी घटनाओं की बात कर रहे हैं आप? क्या आपके यहाँ जो खुद की जो कलह चल रही थी, जो पारिवारिक कलह चल रही थी, जो पार्टी में द्वंद्व चल रहा था, कहीं उस घटना की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, उसमें तो देखिए कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो अखिलेश जी अपने विल पावर से कार्य कर रहे थे, उनको पूरा विश्वास था कि मैं समाजवादी पार्टी का जो है उनका अधिकार है और ये हुआ भी, निर्णय यही हुआ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम घटनाएं कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने उल्टे सीधे डिसीजन लिए जिससे जनता को बड़ी परेशानी हुई, हम उनसे जनता को सुरक्षित करना चाहते हैं। चलिए, जनता को आप सुरक्षित करना चाह रहे हैं, जनता का समर्थन भी हमने देखा था। बहरहाल इतना तो जरूर है कि मोदी फोबिया है। आनंद जी, ये फोबिया ही है क्योंकि बिहार में देखिए वो लोग आपस में आ गए जो कभी एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। वाक पटुता ही छोड़िए, बदजबानी की सारी हदें पार कर दी गई थी और आज कुछ ऐसा ही हालत उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार का हमेशा उनके जो काम करने का जो तरीका है और उनका कथनी और करनी, उसमें कहीं न कहीं एक प्रयास ये हो रहा है उनके तरफ से कि जनता को सीधे लाभ मिले, चाहे कोई भी विकास की कोई भी विषय हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, हर एक विषय को लेकर के वो जो अभी नोटबंदी किया, वो कोई गरीबों के अहित के लिए नहीं किया, गरीबों के हितों के लिए। तो ये भी है ना, सवाल ये भी है। जिस प्रकार से अभी वो कृपलानी जी कह रहे थे कि अगर इनको फोबिया नहीं होता तो वही कांग्रेस जो कह रही थी कि 27 साल यूपी बेहाल, कांग्रेस के साथ चलो, अभी ये कांग्रेस जो गाली दे रही थी उसका हाथ थाम लिया। दूसरा सबसे बड़ा चीज है, अभी इनको पूछिए, ये जिस घटना की बात कर रहे थे, इनको पूछिए कि ये अभी मुलायम सिंह के साथ हैं या अखिलेश के साथ हैं, अभी भी इनको नहीं मालूम होगा ये किनके साथ हैं, कौन से सपा के साथ हैं या मुलायम के साथ हैं। हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ साहू जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। कौन से पार्टी में है अभी आप मुलायम जी के साथ हैं या अखिलेश के साथ? समाजवादी पार्टी के सर, तो आप लगता है कि यहाँ नहीं रह रहे हैं। आज पूरा क्लियर हो गया, माननीय अखिलेश जी क्लियर हो गया संवैधानिक रूप से, वो तो पहले ही से तय था, अध्यक्ष चुन लिया, अब वो निर्विवाद रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इसमें अब पार्टी का, पार्टी शुरू से एक थी। मुलायम सिंह ने कभी नहीं कहा कि पार्टी के दो फाड़ हुए। अच्छा, तो आप लोग विरोधी लोग जो है कंफ्यूजन। अरे हम क्यों विरोधी कर, आप काहे के लिए लड़ाई कर रहे हैं जब एक ही है? तो वो चुनाव चिन्ह के लिए ये छीना झपटी क्यों कर रहे थे? ये इतना बेवकूफ नहीं है जनता, और आप सबको बेवकूफी समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता है आपको दिखाएगी, वो चाहे अमर सिंह, आप सुनिए, आप जब भाषण मार रहे थे, बहुत लंबी लंबी डींग मार रहे थे, तब मैंने नहीं बोला, थोड़ा सा मर्यादा भी रखिए, डिबेट की मर्यादा को भी मत तोड़िए। आप ये बताइए, आप मेरे सवाल का मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे देना। आप अमर सिंह, उन्होंने क्या कहा? जी बताइए। आपने जो आपके जो अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने क्या कहा? मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? इनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को सीधे, एक क्षेत्रीय पार्टी, एक राज्य की सरकार में आप रहे, आप लगातार शासन में रह के जनता को जवाब देना है, आप जनता को नहीं जवाब दे रहे हैं, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। माननीय अडवाणी जी की आपने बेइज्जती की कि आप गुंडागर्दी को कम करने के लिए क्या किए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया, उसका जवाब चाहती है जनता। मैं आपको बता दूं, अरे आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। प्रेम जी आ रही हूँ, ठीक है प्रेम जी आ रही हूँ। वो आपका गुंडागर्दी का चरित्र यहाँ मत दिखाइए, आपके पार्टी का और आपके नेताओं का। जी, सवाल ये है आनंद जी कि एक तरफ महागठबंधन हो चुका है, अब ये सिर्फ औपचारिक घोषणा है, गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक बिग चैलेंज अब बीजेपी के सामने है? क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ हमने देखा, ऐसे में अगर ये गठबंधन भी बन जाता है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली जितनी की लग रही है। हम तो चाहते ही हैं कि ये सारे एक साथ लड़ें, ताकि एक साथ हम इनको एकदम से हरा के और विजयी होंगे, अभूतपूर्व विजय होगा। और यूपी में आप देख लेना, सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, ये चाहे जितनी कर लें। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है,
सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक हो जाते चुनाव में। जो धूर विरोधी, आप देखिए अभी बिहार की विकास कैसे रुक रही है, यही चल रहा है, आपस में लड़ाई चल रही है, ऐसा क्यों लेकिन बिहार में गठबंधन जीत गया, लेकिन बिहार में गठबंधन जीत गया, गुंडागर्दी वहां भी बढ़ गया, वही हाल यहाँ होगा। फिर ये जनता ये समझ गई है कि ये होने वाला नहीं है। चलिए जनता क्या समझी है वो 11 मार्च को पता चलेगा। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, अनुज यात्रा जी जुड़ चुके हैं। ठीक है, अनुज यात्रा जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। अनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके पास आऊँ अनुज जी, सीधे आपके पास ही आती हूँ, फिर जाती हूँ रमेश जी के पास। रमेश जी मैं आपके पास बाद में आऊंगी, एज एनालिस्ट मैं आपका कमेंट लूंगी, लेकिन अनुज जी से खास सवाल। अनुज जी, 27 साल यूपी बेहाल, राहुल गांधी की देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा, शीला दीक्षित को सीएम फेस घोषित कर देना, ये तमाम चीजें क्या सिर्फ दिखावा थी? आज आप 27 साल बेहाल का नारा देने वाले उसी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं जिन्होंने 27 साल के अंदर राज किया था। देखिए, एक तो आपको मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्ट कर देना चाहूँ कि अब ये जो समाजवादी पार्टी जो कल चुनाव आयोग ने जिसको एक मोहर लगाई है, ये वो पहले वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। अरे सर, 27 साल में तो ये 5 साल भी ऐड ऑन कर रहे थे ना आप लोग। ये थोड़ी कह रहे थे कि 5 साल के पहले 5 साल में 22 साल थोड़ी कह रहे थे आप लोग, 27 साल कह रहे थे। हमारा गठबंधन की जो अभी औपचारिक घोषणा अभी हुई वाली है, पर अगर जो चर्चाएं चल रही हैं और जो जिस प्रकार का हमारा वो है, वो केवल हम अखिलेश यादव जी के चेहरे को लेकर के करने को तैयार हुए हैं। और क्योंकि उनकी अब इस समय वो पार्टी में पूर्ण रूप से जो है उनके पार्टी उनके कंट्रोल में है। वही अखिलेश यादव हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई थी, जब मथुरा कांड हुआ था, जब दादरी कांड हुआ था, जब अभी इलाहाबाद में डॉक्टर बंसल का मर्डर हुआ था, ये वही अखिलेश यादव की सरकार है जिसको आप लोग भर भर कर कोस रहे थे। अखिलेश यादव भी उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही थे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे हमारी अपनी गठबंधन की भी सरकार हो, अगर कोई गलत काम करेगी और जनता के हितों को दूर रख करके अगर सरकार का कार्य होगा, तो हमारी पार्टी उनको कोसने में या उनकी निंदा करने में या उनको उनकी गलतियां समझाने में कोई गुरेज नहीं करेगी, आगे भी नहीं करेगी। पिछले साल मुझे याद है प्रशांत किशोर मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए गए थे, तब तो अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं की, मुलाकात की तो आपने मुलायम सिंह यादव से की। यानी असली समाजवादी पार्टी के जो प्रणेता हैं, जो संस्थापक हैं, मुलाकात पीके ने उन्हीं से की थी। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी जब पिछले वर्ष जब मिलने गए थे, वो पार्टी के एक नेता के रूप की हैसियत में मिलने नहीं गए थे ना, पार्टी ने उनको भेजा था। नंबर 1, वो अपनी एक प्रशांत किशोर जी एक अपना एक इंडिविजुअल आदमी है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल कंपनी है, वो एक प्रोफेशनल आदमी है। आजकल तो कांग्रेस वही करती है, वही वैसे ही चलती है जैसा कि पीके चाहते हैं, और आज आप दूसरी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर जी तो अभी जुड़े हैं पार्टी से। पार्टी का हमारा इतिहास है, एक ऐतिहासिक पार्टी है, ये आजादी से पहले की पार्टी है। ये तो एक समुद्र है, बहता जाएगा, कोई आए कोई जाए, पार्टी है, पार्टी रही थी और पार्टी चलती रहेगी। आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता जो आज अगर गुलाम नबी आजाद जैसी ये घोषणा करते हैं, कार्यकर्ता अगर आज रोष में है, आक्रोशित है, ये उनके साथ एक तरीके से धोखाधड़ी है? जनता के साथ क्या है वो तो है ही है, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को आपने कहा कि हम 300 सीटों पर उतरेंगे, हम 27 साल यूपी बेहाल का नारा लेके उतरेंगे, हम पूरी तरीके से फुल फ्लैश जाएंगे। मुझे याद है रणदीप सुरजेवाला ने ये स्टेटमेंट दिया था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभरेंगे, भले ही हम पूरी तरीके से नहीं जीते लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। आज आप लोग 100 सीट से पूरी तरह से संतोष कर रहे हैं, आप तो कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें धोखे वाली बात नहीं है। तो फिर क्यों आपके अंदर से आवाजें क्यों उठ रही हैं? कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हमारे, जिन लोगों में कुछ अपनी उनकी इच्छा थी, वो उनका अपनी जगह ठीक है। उनकी नाराजगी कई लोगों की हो सकती है कि कुछ लोगों को जो जिन सीटों पे हमारा गठबंधन होगा, जो हमें नहीं मिलेगी, वहाँ के जो लोकल नेता हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको दरकिनार किया, जिनके बल पर आपको आना था, आपने उनको दरकिनार किया, उनको धोखा दिया। मैं लावनी जी बात बोलने मैं जा रहा हूँ, आप मुझे सुनिए, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, आप थोड़ा सुनने की आपको बोलने का समय रख दिया जाएगा, मुझे मेरी बात पूरी करनी है। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, निश्चित तौर पे उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आघात लगेगा कि जो लोग चुनाव की इच्छा रख रहे थे, तो हो सकता है उनको भी इंतजार करना पड़े। भरोसा नहीं था सर आपको? अपने ऊपर भरोसा नहीं था आपको साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा? इसमें देखिए, भरोसा या ना भरोसे वाली बात नहीं है। हर पार्टी कहीं ना कहीं, अब जब ये आज के जो मौजूदा राजनीति का आ रहा है स्थिति, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको सर मोदी फोबिया है क्या कांग्रेस को? मोदी फोबिया नहीं है क्या? हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिनके नेता मोदी जी हैं,
क्या वो कहीं गठबंधन नहीं कर रहे हैं? वो तो चुनाव बाद जिन पार्टी, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में उठा के देखिए जिन पार्टी को, लेकिन बीजेपी तो अकेले आ रही है, अभी तक तो कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, हमने अभी तक तो कोई गठबंधन नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ गठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, गठबंधन में उन्हीं पार्टी के साथ उन्होंने, आपने तो शीला दीक्षित के बारे में भी नहीं सोचा, आपने तो शीला दीक्षित के बारे में भी नहीं सोचा। शीला दीक्षित आज जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम वापस लिया, आपने तो शीला दीक्षित के बारे में भी नहीं सोचा। अनुज जी देखिए, शीला जी इतनी बड़ी नेता है और उनका इतना उदार दिल है और उनका इतना बड़ा कद है कि उनको कभी भी मजबूरी है। बता दो, मैं ये पार्टी के निर्णय से पहले 4-5 दिन पहले ही, बल्कि एक हफ्ता पहले शीला जी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, अगर गठबंधन होता है और अखिलेश यादव जी चेहरा बनते हैं तो मैं खुशी खुशी उनको, नहीं मजबूरी है, कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे मजबूरी है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता का हित रखना हमारी मजबूरी है, उत्तर प्रदेश की जनता का हित रखना मजबूरी है, और सांप्रदायिक ताकतों को रोकना हमारी मजबूरी है। उसके लिए हमें गठबंधन करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ये वोट का बिखराव हो और सांप्रदायिक ताकतों को बल मिले और जो है उत्तर प्रदेश में फिर कोई रमेश जी के पास आते हैं, रमेश जी के पास और लूट खसोट हो। ठीक है रमेश जी, कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां होगी, कोई यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये खास तौर से मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बोला कि ये बातें जरूर सामने रखूं, तो ये दरअसल आज मजबूरियां हैं, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। रमेश जी, क्या ये गठबंधन क्या गुल खिलाने वाला है? ऐसा है, 2-3 शब्द आपने इस्तेमाल किया। एक तो भी आपके प्रमुख किसी ने कहा कि बेवफा वफा, राजनीति में कोई बेवफा और वफादारी नहीं होती। ये तो बिल्कुल जनता के प्रति तो होती है ना सर, जनता के प्रति अगर वफादारी नहीं है तो वो नेता किस काम का? जनता को तो पता नहीं नेता कैसे बहका देते हैं। अभी आपने सुना 3 नेता कैसे बहका रहे थे सच्चाई को। देखिए, गठबंधन की जो बात कर रहे थे आप, गठबंधन जब अभी ने फोबिया भी कहा था, कोई फोबिया नहीं होता। राजनीति में जब कोई बहुत बड़ा चेहरा खड़ा हो जाता है तो देखते हैं कि वो अकेले उससे हम नहीं जीत सकते, तो राजनीति में सबसे हराना और जिताना होता है। तो उसको हराने के लिए कोई अकेले कम पड़ता हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे राजनेता के आगे सब इकट्ठा हो रहे हैं जो राजनीति काम कर रहा है, ये राजनीति जो जनता के लिए सोच रहा है। ये जनता के लिए कोई नहीं। फिर आप इस डिबेट को कहीं और न ले जाएं। गठबंधन जो है भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है। ये जब इंदिरा जी जब इमरजेंसी में बहुत गद्दावर नेता थी, कोई फोबिया नहीं था, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए थे इंदिरा जी को हराने के, और इंदिरा जी हार गई थी। उसके बाद जब राजीव जी गद्दावर हो गए तो सारा नेशनल फ्रंट बना के इकट्ठा हो गया, राजीव जी को हरा दिया। बड़ी पार्टी कोई फिर गवर्नमेंट बन नहीं पाई। फिर उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट बना, वो भी कोलिशन था, एनडीए भी कोलिशन बना, यूपीए भी कोलिशन बना। तो एक कोलिशन के युग में हम रह ही रहे हैं। तो कोलिशन कोई करता हो तो उसके लिए नहीं कि बहुत कोई अचूबे बात हो गया, अनकॉमन बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं होती। और ये अचूबे बात नहीं है कि आज भी ये तो बात वही हुई ना, ये जो भी कोलिशन हुए थे सर, तो सत्ता लोलुपता ही तो हुई ना। आप अगर जनता के लिए है तो आप उस वायदे पे रहिए। 27 साल यूपी बेहाल आप कहते हैं, एक नेता 27 साल यूपी बेहाल कांग्रेस अगर कहती है नेता तो क्यों उसको समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ गई? अगर ये नेता लाभ नहीं, अगर जनता के नेता होते तो 70 साल के बाद देश और प्रदेश का ये हाल नहीं होता। मैं हर पार्टी की बात बोल रहा हूँ, हर पार्टी ने कहीं के शासन किया है, कोई देश में और कोई स्टेट में, सबने शासन किया है। तो जनता की परवाह इनको नहीं होती, ये अपने हिसाब चलते हैं। जनता के लिए कोई उसको लगाते हैं नारा, नीति बनाते हैं अपने लोगों के लिए। तो ये नीति और नारा में बहुत फर्क होता है, इसको छोड़ दीजिए आप। मैनिफेस्टो की एक भी बातें मानते नहीं, मैनिफेस्टो दिखाते हैं, करते नहीं उसको। सारी पोलिटिकल पार्टीज ये हो या ये हो, सारी पोलिटिकल, चाहे वो बैठे हों, हमारे किरवानी बैठे हों, जनता को छोड़ दिए। गठबंधन राजनीति की मजबूरी बन गई है। और आज देखिए कि यूपी में जब मोदी जी जा रहे हैं तो लग रहा है कि इस समय जैसे मोदी जी के मुकाबले जो फोबिया एक बहुत बड़ी चुनौती खड़े हो गए हैं, जिसका जो यूपी में राजनीति हो रही है, इसकी बुनियाद बिहार में आ गई थी। बिहार में लोगों ने एक प्रयोग किया और उसमें लोगों को सफलता मिली। उसी सफलता का प्रयोग अभी यूपी में कर रहे हैं। अब यूपी की बात में एक मिनट और लूंगा। इसमें क्या हो गया कि अब यूपी में भी कल तक तो झगड़ा थे साइकिल को लेकर के, अब अखिलेश जी को साइकिल मिल गई। अब इसमें सवाल है कि इसमें कितने गठबंधन में कितने लोग आएंगे। अभी तो घोषित जो देख रहे हैं आप, उसमें आरएलडी है, कांग्रेस है। ठीक है, अभी और सुनिए, अभी और टीएमसी आ रही है, जेडीयू आ रही है, अपना दल आ रही है। लेकिन इतना जरूर है, अभी वो सीट शेयर करेंगे कि इकट्ठे लड़ेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। ठीक है, इतना जरूर है कि आज ये महागठबंधन मजबूरी बन चुका है। भले ही आपने कहा कि राजनीति का ये एक फलसफा रहा है कि गठबंधन होता है, लेकिन ये गठबंधन तब होता है जब सामने कोई कद्दावर होता है। ये भी सिक्के का दूसरा पहलू है। हम इस पहलू पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं सीधे चलूंगी प्रेम कृपलानी जी के पास और कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
साइकिल पर कांग्रेस सवार हो चुकी है और साइकिल को आगे बढ़ाना है। अब धक्के से चलेगी नहीं चलेगी ये तो जनता ही तय करेगी। 11 मार्च का इंतजार हम सभी को करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन की तैयारी हो चुकी है और ये तैयारी बहुत ज्यादा गुल खिलाने वाली है। गुल किसके लिए खिलेगा ये भी सोचना जरूरी है। बहरहाल इससे पहले हम आगे चले, अपने पैनलिस्ट के पास चले, उससे आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस से प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने इस महागठबंधन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आज कैसे अपनी बातें रखी। इस वक्त सिर्फ इतना बताया क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे होगा नहीं होगा। तो आपकी ये जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए खाली हमने सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा। सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा। अनुज जी, आपके पास आ रही हूँ। सत्ता का स्वाद चखना ही सिर्फ उद्देश्य है या वाकई जनता के लिए कुछ करना है? देखिए लावनी जी, सत्ता का स्वाद तो कभी भी हमारी पार्टी का उद्देश्य नहीं रहा। तो फिर ये क्या कर डाला सर? ये सत्ता का स्वाद नहीं है। सत्ता का स्वाद लेना होता तो कितने ऐसे तमाम मौके आए कि जब हमने कोई ऐसे बात है, कभी भी हमने इन चीजों से कम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, मुझे याद आ रहा है आप लोगों ने खाट पंचायत की थी। खाट तो हालांकि तमाम लोग लेकर चले गए थे, आपने फिर उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा था हम यही तो चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, लोग हमारे काम को याद रखें, लोग हमें किसी संकेत के जरिए याद रखें। तो लोग अब आपको कैसे याद रखेंगे कि आप गठबंधन में चले गए? आप तो लोगों के लिए उन्नति के रास्ते तय करने वाले थे अकेले दम पर, आपने तो अपनी उन्नति के लिए एक दूसरा रास्ता चुन लिया। हमारी उन्नति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो अपनी जो है, अगर हमारी अपनी पार्टी की उन्नति देखी जाती तो हम तो पार्टी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपने नेताओं के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि प्रदेश की जनता की हितों की रक्षा करने के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जनता की हितों की रक्षा के लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी फटा कुर्ता दिखाते हैं इसलिए कि वो जाके गठबंधन कर लेंगे। वो तो कहते हैं मैं गरीब समझता हूँ गरीबों को। का आज ऐसा कद नहीं है कि उनको जो है कुर्ता फटा हुआ पहन कर दिखाने की कोई आवश्यकता है। तो फिर उन्होंने तो दिखाया था ना सर। नहीं, वो कुर्ता उनका कार्यक्रम में कुर्ता फट गया था। और राहुल जी एक ऐसी शख्सियत है जहाँ जाते हैं तमाम उनके साथ जो है अपॉर्चुनिटी ले ली थी सर, अपॉर्चुनिटी ले ली थी। नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी वाली वो एक कुर्ता फट गया था, एक ऐसे घटना। चलिए हम उसको छोड़ते हैं। अलग चीज, ये अपॉर्चुनिज्म क्या है सर? मैं इस गठबंधन की बात कर रही हूं। इसमें कोई अपॉर्चुनिज्म, आप मुझे एक बात का जवाब दे दें। आप एक बात का जवाब दे दें। आप लोगों ने अभी पंजाब में जो मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए भी तैयार किया होगा, लेकिन क्या उस मैनिफेस्टो में आपने ये सोचा था कि हम आने वाले वक्त में गठबंधन कर लेंगे? हम 27 साल बेहाल की बात कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 27 सालों में यूपी का क्या हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये तमाम बातें आप लोगों की तरफ से आती रही हैं। आप लोगों की तरफ से खास तौर से राज बब्बर जब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज उसी समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग चले जाते हैं। ये क्या है सर? लावनी जी, मैंने पहले भी आपको पहले भी स्पष्ट किया था। आपने 2-3 बातें बोली, मैं एक करके उनका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो अब समाजवादी पार्टी जिनसे हमारे गठबंधन, समाजवादी पार्टी ये और वो नहीं, समाजवादी पार्टी एक ही है। बिल्कुल, अब ये नए चेहरे वाली पार्टी है। देखिए, वो जो एक पुराना युग था उसका अंत हो गया कल, और एक नए युग जिसकी हमें अपेक्षा थी और जिसको हम चाह रहे थे, और वो युग अब एक सामने आया। अखिलेश जी को फ्री हैंड मिल गया आज, तो हमारी पार्टी गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार है। मुलायम सिंह यादव भी होते तो भी सर यही करते। मुलायम सिंह यादव से लास्ट ईयर अगर मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आप लोग जाते हैं तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। मुलायम सिंह यादव जी आज भी उनकी पार्टी में है, संरक्षक बतौर उनकी पार्टी में है। लेकिन अब जो पार्टी में चलेगी और जो अगर काम होगा, सरकार में काम होगा, क्योंकि अभी तक जो अखिलेश यादव जी सरकार चला रहे पिछले 5 साल, वो अपने हिसाब से नहीं चला पाए सरकार। उनके ऊपर वो खुद उन्होंने स्वीकार किया है तमाम कार्यक्रमों की मैं अकेला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। आपको अपने ऊपर भरोसा था या नहीं? आपको सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, पर हमारे को क्योंकि अब दिख रहा है कि कहीं भी अगर हम किसी भी प्रकार से हमारे अलग अलग लड़ने से वोटों का बिखराव होता है, तो कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचेगा। उसको रोकने के लिए हमने एक विकास वाली सरकार बनाने के लिए और लोगों के हितों की रक्षा करने की सरकार, अपनी शर्तों की बनाने की सरकार की बात कर। शर्त नहीं रह जाएगी सर, अब शर्त के बातें दूर हो गई। देखिएगा, हमारी शर्तों पे ये गठबंधन हो रहा है। लावनी जी, जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें कांग्रेस की छाप आपको साफ दिखेगी। ये गठबंधन का मैनिफेस्टो आएगा। अच्छा, आप कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छे बातें बता दिए। मैं तो एक कहूंगा, खाट पाट
सब चला गया, अब 60 गांठ पे उतर आए हैं और वो 60 गांठ भी सब चला जाएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का जो आलम रहा है, उन पार्टियों का कुछ होना जाना नहीं है। जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को पानी बिजली सड़क चाहिए, जनता को एक जरूरत जो रोटी कपड़ा मकान जिसका नारा कांग्रेस देती रही है आजादी के बाद से, वो आज भी नहीं मिला। और वो एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे आज डायरेक्ट जो अभी तक तो आपने जो जितने भी उनका जो उत्तर प्रदेश की जनता को ये नहीं मिला, सुविधा मिलना चाहिए, आप ये बता दीजिए इन 27 सालों में जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हुई है उसमें आपकी पार्टी का कितना योगदान रहा है? आप उस चीज को भी स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? बहुत आपने आप ये बताइए, आपने 2 बार 3 बार मुझे नसीहत दे रहे थे, कितने मुख्यमंत्री दिए उत्तर प्रदेश में, आप मुझे 27 सालों में आपने उत्तर प्रदेश को जो बदहाली के मुआयने पर छोड़ा है, आपने वहाँ पर धैर्य लोगों को कंप्लीट कर लेते लोगों को झगड़ा करवाया। देखो अनुज जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं थोड़ी सी बातों का भी सरकार रही है उनका भी जिक्र कर लेते तो अच्छा लगता। आपका तो हजारों दंगे कराने का विश्व रिकॉर्ड आप बता दीजिए ना, विश्व रिकॉर्ड वाली हमारी पार्टी का आपका दंगे, ये सबसे बड़े दंगई पार्टी, आज जनता इस बात को जानती है कि कौन सी दंगई पार्टी है या कौन सी पार्टी हिंदू मुसलमानों को जनता बहुत कुछ जानती है, जनता बहुत कुछ जानती है। जरा एक मिनट चलिए देख लेते हैं राहुल गांधी अभी ठीक है आपका ये जवाब। अनुज जी और आनंद जी एक सेकंड, राहुल गांधी को सुनते हैं। मैं आ रही हूँ आनंद जी, राहुल गांधी को पहले सुन लेते हैं। खास तौर से वो गरीबों की बात करते हैं, नहीं राहुल गांधी को सुनते हैं, बहुत बातें करते हैं गरीबों की, जरा सुन लेते हैं। फटे हुए कपड़े मैं कभी पहनता नहीं हूं, ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है, ये देखो मैं आपको एक और फटे हुए कपड़े मैं कभी पहनता नहीं हूं, ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है, ये देखो मैं आपको एक और तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा, नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा, मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं, फटे कपड़ों वालों की राजनीति करते हैं। आनंद जी मैं आपको कमेंट लूंगी। देखिए, ये तो बिल्कुल अपने ऊपर मजाक उड़ा के और किसी तरह मीडिया के जो है फ्रंट लाइन में बनने की प्रयास किया है, लेकिन वो तरीका जो कहने का है वो भी अपने ऊपर उन्होंने खुद मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया। इससे जनता और युवा किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। राहुल जी को ये थोड़ा सा अगर कहना भी था, अगर हकीकत में अगर कुछ फटी होती, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर साफ आनंद जी युवाओं की बात अगर आप करते हैं, आनंद जी सुनिए, युवाओं की बात करते हैं आप, तो आज जो एक महागठबंधन हो रहा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी तीनों एक जगह पे खड़े हो रहे हैं। 25 लाख युवा वोटर इस बार बहुत अच्छा सवाल आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इसका कुछ असर होगा? हजारों करोड़ का सवाल किया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी पूरे देश में फ्लॉप हो चुके हैं, वो गठबंधन में जा रहे हैं। उसके बाद ये जो चौधरी जी हैं वो कहाँ जाएंगे? बिना पेंदी के लोटा हैं, वो कभी भी किसी तरफ ढरक जाएंगे, कहाँ वो जाके देश और मतलब वहां की जनता को बेच डालेंगे, वो किसी को नहीं मालूम है। अखिलेश यादव जी जो अपने बाप का नहीं हो सका, अपने पार्टी का नहीं हो सका, अपने कौम का नहीं हो सका, अपने राज्य का नहीं हो सका, वो किसी का होगा क्या? सुन लीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी ने पिछले 5 वर्षों में इतना विकास किया, क्या विकास अन्य सभी पार्टियां हमारे योजना के लिए हम जो नीचे चली गई जमीन में 5 साल में। साहू जी हमको बता रहे हैं कि वो अलग है, कहीं हम लोग अलग नहीं है, समाजवादी रहेगी। आज हमारे माननीय मुलायम सिंह जी संरक्षक हैं, और अखिलेश जी को जब उन्होंने 2012 में मुख्यमंत्री का पद दिया तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया,
और आज उन्होंने 5 वर्षों में जो कार्य किया उसको देख के जो अन्य राजनीति है गठबंधन के लिए आजम तो खान हमारा की वो अभी है कि हम जनता के उसके बाद शिवपाल यादव की जो कुल्हाड़ी है वो चले। बीजेपी ने क्या किया, उसके बाद उधर से तीर और धनुष लेकर दूसरे का मारेंगे और उन्होंने 2 सीटों से 98 सीट पहुंचाई, उसको जो है किनारे पड़े उसको समाप्त कर देंगे। हमें कुछ पार्टी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी विजयी है। प्रेम कृपलानी जी, आप लोग विकास की बात, विकास का ढिंढोरा बार-बार पीट रहे हैं। एक मिनट आनंद जी, एक सेकंड। प्रेम कृपलानी जी, आप लोग विकास का ढिंढोरा लगातार पीट रहे हैं, अखिलेश यादव की विकास की बात कर रहे हैं। जरा मुझे समझाएंगे कि आपके विकास का पैमाना क्या था और अभी विकास का पैमाना क्या है, जरा बता दें थोड़ा। जी देखिए, पैमाने में क्या होता है, जो पार्टी का मेमोरेंडम होता है उसको हमने जो शपथ दिया है जनता के सामने, हम उनको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। ये आज भी आपकी आंखें स्वास्थ्य सेवाएं सर 20 रुपए नहीं देती है, गरीब महिला तो बच्चा मर जाता है, इंजेक्शन नहीं लगता है। अरे प्रेम कृपलानी जी, 20 रुपए अगर एक गरीब महिला नहीं देती तो इंजेक्शन नहीं लगता, बच्चा मर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप पूछिए ही नहीं, फेहरिस्त इतनी लंबी है जिसकी कोई अंत नहीं है। लेकिन कहीं आप 1090 करते हैं, आपकी यहाँ महिलाओं बुलंदशहर में रेप हो जाता है सर, उठा के लेके चले जाते हैं। एक सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? विकास का पैमाना क्या सिर्फ मेट्रो का उद्घाटन कर देने से विकास होता है? नहीं, विकास भी किया है और जनता के लिए कार्य भी किया है, सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई गई है। ऐसा नहीं है कि सर क्या सुविधाएं जनता के लिए हमने नहीं सोचा है। ऐसी एक सुविधा बता दीजिए जिसके लिए कहा जा सके कि हाँ जनता के लिए सुविधाएं हुई है। मैंने तो आपको बहुत जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो दिए हैं आपके सामने। आपने देखा होगा पिछले दिनों घटनाओं में जैसे ही एम्बुलेंस 108 को बुलाया गया, तुरंत 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। 1009 बनाई गई, उसमें जनता महिलाओं के लिए कितना कार्य हुआ। आगरा की कहानी भूल गए सर, आप आगरा की कहानी भूल गए। पूरे प्रदेश में एक बूढ़ी माँ, बेटा तड़प, बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखती रही, एम्बुलेंस नहीं आई सर। और ऐसे न जाने कितनी बार 108 नंबर तो लगता ही नहीं। आप बात क्या कर रहे हैं? 100 डायल की बात करते हैं, 100 डायल भी वर्क नहीं करता सर। योजनाएं बना दी है आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन सही तरीके से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाह रहा था कि जितनी अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, वो हमारे पास आ रही हैं गठबंधन के लिए, हम किसी के पास नहीं जा रहे। इसका मतलब है अखिलेश जी ने जो विकास कार्य किया या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, उसमें उसको देख के प्रभावित हो गया। आज सीधा डिसीजन का बयान क्या था? ये तो इन्होंने सीधे कह दिया, इनको किसी की जरूरत नहीं थी, जरूरत तो आप लोगों को थी। अनुज जी, जरूरत तो आप लोगों को थी, समाजवादी पार्टी को किसी की जरूरत नहीं थी। सीधा डिसीजन ने कहा कि अखिलेश एक बड़ा चेहरा है। आपको जरूरत नहीं थी, आपको जरूरत नहीं थी, कांग्रेस को जरूरत थी ना, तो ये कांग्रेस जवाब देगी। कांग्रेस की जरूरत थी, उन्होंने बता दिया है, तो आपकी मजबूरी। मुझे नहीं लगता कि वो प्रेम जी ने ऐसा कुछ कहा है कि उनकी जरूरत नहीं थी या हमारी जरूरत थी। अखिलेश जी किसी के पास नहीं गए, हम तो किसी के पास नहीं गए, यानी आपकी जरूरत थी, आप चलकर गए। पता नहीं वो किस परिप्रेक्ष्य में बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ना इस विषय में वो कुछ जवाब दे पाएंगे ना मैं दे पाऊंगा। ये पार्टी आला कमान तय करती है कौन किसके पास किसने किसको भेजा और कौन क्या आपस में तय हुई। शायद प्रेम जी को भी इतनी जानकारी नहीं होगी और मुझको भी इतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जवाब आप ही को पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर सुनिए, ऐसा नहीं है, सुनिए, इसमें आज की डेट में जो वस्तुस्थिति है कि आवश्यकता उनको भी हमारी है और हमारे को भी उनकी उस आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमको जो है सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। जो ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी जो ये लोग देश की जनता को जो ये छल रहे हैं और प्रदेश की जनता को दोबारा ना चले, इसलिए उत्तर प्रदेश जो 27 साल से बेहाल है। हमारी सुनिए आनंद जी, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे आपकी दो बातों का जवाब बोल रहे हैं काफी देर। सुनिए, मैं नहीं बोल रहा, आपने भी इतना लंबा चौड़ा बोला, आप लोग बोल रहे हैं तभी से मैं बात का जवाब देना चाहूंगा। अभी दो बातें आपने बोली, दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ के ला रहे हैं अपनी पार्टी में, तो ये उनका चरित्र है। दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपना कार्य करना चाह रहे हैं। इनको जनता का मतलब नहीं है, ये अपने हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आज नेताओं का अभाव है, इनके पास नेताओं का अभाव है, उत्तर प्रदेश में नेताओं का अभाव है, उत्तराखंड में इनके पास नेताओं का अभाव है। आप दोनों से एक कॉमन सवाल करूंगी, दोनों से एक जवाब लूंगी। आप लोग बीजेपी की तो खूब बातें कर रहे हैं, बीएसपी को आप लोग क्या समझते हैं? अनुज जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी, बीएसपी कहाँ है आप लोगों की नजरों में? बीएसपी भी तो आपके लिए चैलेंज है। जिस तरीके से मुस्लिम कार्ड बीएसपी की तरफ से खेला गया है, कि आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी को भी ये डर था कि अगर कांग्रेस आएगी तो कुछ फायदा होगा, और कांग्रेस को पता था कि अगर हम समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं तो कम से कम उस कार्ड से बच जाएंगे। बीएसपी को क्या समझ रहे हैं? चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बहुत सख्ती से उसका पालन होने जा रहा है कि कोई भी इस चुनाव में
किसी प्रकार का धर्म का जाति का कार्ड नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन बीएसपी का बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं मांग सकते, एक ही एजेंडा है, वो जाति और धर्म के आधार पर कार्ड चलती है, जो कि इस बार उनका कार्ड नहीं चलना। और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है, और आप जिस तरह से बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको इतना ख्याल होता, तो मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था तमाम धर्मों के भगवान में उन्होंने प्रतीक दिखा दिया था हाथ का। देखिए बिल्कुल दिखा दिया था, उसमें क्या बुराई है। देखिए भगवान पे हमारे ऊपर वाले की हमारे ऊपर पूरी आस्था है, पार्टी की पूरी आस्था है, इस देश की जनता को पूरी आस्था है। यानी आपने धर्म से इनडायरेक्टली तो जोड़ा था आपने भी। ये चुनावी भाषणों में वोटरों को लुभाने में, या हम इस प्रकार की ये जाति अगड़े ये पिछड़े इस प्रकार की कोई कभी कांग्रेस ने आज तक बात नहीं की। बीएसपी आपके लिए चुनौती है या नहीं है? बीएसपी को हम इतनी बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम इतनी बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं। जी आपके पास जरा कृपलानी जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार। आज वो उन्हीं को कभी ब्राह्मणों को आगे ले आते हैं, कभी मुस्लिमों को आगे ले आते हैं, कभी ठाकुरों को आगे ले आते हैं। अब मायावती को पता चल गया है कि उनकी अकेले कोई औकात नहीं है कि प्रदेश में सरकार बना सके। लेकिन उन्होंने, आपको याद है कृपलानी जी, यही वो मायावती थी जिन्होंने कहा था चढ़ गुंडन की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर, और लोगों ने बटन हाथी पर दबाया भी था इसी नारे के साथ। तो लॉ एंड ऑर्डर कहां गया था? एक बार फिर से वही हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की। जनता में पिछले 2 टर्म से अवेयरनेस आ गई है कि वो पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार को दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, जनता में जागरूकता आ गई है कि पिछले जब 2007 में बहुमत की आपने बात की तो आपको अलायंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत देर से रमेश जी के पास नहीं आए। रमेश जी, सपा ने अच्छा कार्य किया, जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है, दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। रमेश जी, जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। जी जी लावनी जी, जनता तो स्मार्ट हो चुकी है। मुझे लगता है कि जो एनालिस्ट आते हैं वो तो केवल मूक दर्शक होते हैं, प्रवक्ताओं के अलावा नहीं, क्योंकि इतनी चर्चा के बाद ही आप लोगों का कमेंट जब आता है वो महत्वपूर्ण होता है। जबकि प्रवक्ता लोग केवल अपनी पार्टी और नेता गुणगान करते हैं, जनता की बात बहुत कम करते हैं। इतनी बातों से आपने क्या एनालाइज किया सर? नहीं, बात तो ये हुआ कि अभी कुछ काम की बात निकल के आए, तब तो मैं कहूँ कि कुछ बातें अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात। लेकिन विकास के पैमाने की बात, विकास की पैमाने की बात, विकास का पैमाना अगर मैं आपकी नजरों में पूछूं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की बात कर रही है कि हमें विकास, सभी विकास की बात कर रहे हैं। कौन विकास की बात नहीं कर रहा? मोदी जी बड़ी विकास की बात कर, 56 इंच सीना कर, 56 इंच की बात करें, विकास की बात कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, नहीं देखिए लावनी, देखिए दो पैमाने अगर दीजिए। हाँ, सत्य क्या है जरा बताइए। जो सच ये है कि विकास के पैमाना का मात्रा देखिए, कम बेसी का देखिए। विकास की बात कम बेसी सभी करते हैं। विकास भारत का हो रहा है, ऐसा नहीं विकास भारत में नहीं हुआ है। इस 70 साल में विकास भारत बहुत बड़ी शक्ति बन के आया है, उसमें सभी पार्टियों का योगदान है। उत्तर प्रदेश भी आज की तारीख में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए एक कृषि प्रधान प्रदेश है, बैकवर्ड प्रदेश है, वो गुजरात नहीं है सर, लेकिन जीडीपी घट गया उत्तर प्रदेश का। ये बीते 5 सालों की बात है। जीडीपी राज्य की पूरी आबादी से डिवाइड करके बनता है, पॉपुलेशन से। लेकिन जीडीपी घटा ना, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे ज्यादा ग्राफ ऊपर गया कि नहीं गया? लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली की भी खराब है, बिहार की भी खराब है, पंजाब की भी खराब है। जब दिल्ली ना के नीचे की हालत खराब है। अगर आप अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ, मैं वहीं की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए जरा सा। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में जो देखिए, आप और हम माने ना माने, रोड की है स्थिति, मेट्रो की स्थिति, मोटा मोटा लाइन ऑर्डर की स्थिति भी पीछे कुछ दिनों से। क्या बात कर रहे सर? नहीं घुस के मार देते चैम्बर में, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात दिल्ली में नहीं मार देते क्या घुस के? नहीं, ये समझ में नहीं आता है। तो यानी तो राज्य का मुखिया होने का क्या मतलब है? आर्मी कैंप में नहीं मार रहे कश्मीर में क्या? आर्मी कैंप में जाकर नहीं मार रहे क्या? विकास की विकास आज की तारीख में आप हम मान जनता अखिलेश को आज की जितने भी ये डायनेस्टी सन्स हैं, चाहे राहुल गांधी उसमें हो, राहुल गांधी हो या आपके स्टालिन हो या उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा हो, जितने डायनेस्टी के लोग हैं, मैं दे दूंगा, सवाल सुन लीजिए, उनसे सवाल भी सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, आप एनालिसिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कि हमारे से तो लड़ने आ रहे हैं वो, हम, लेकिन सुन लीजिए, मोदी साहब तो बहुत आगे हैं, लेकिन आप बताइए कि आजम खां, अमर सिंह और ये शिवपाल से ये कैसे जीतेंगे? जो उनके घर में वो उनको ऑलरेडी वो एक बहुत बड़ी उनकी जो चल रही है युद्ध, उससे कैसे जीतेंगे ये बताइए मुझे। ठीक है, टोटलिटी में बात करेंगे। अब आप देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे रीजनल हो या नेशनल हो,
सब के सब कलाग्रस्त हैं। अरे भाई वो सब कलाग्रस्त। देखिए कला आपके यहाँ भी है, अभी आप कह रहे हैं हम किसी के रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे, वहाँ लोगों ने ओम माथुर ने दावा ठोक दिया कैसे नहीं दोगे, राणा सिंह दावा ठोक दिया कैसे नहीं दोगे, आपके भ्रष्टाचारी नहीं है, अपराधी नहीं, कौन नहीं है? जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं भाई आजम खान जो है जो फाउंडर रहा, मुलायम सिंह यादव तो छोड़ दीजिए, आपके अमर सिंह, आपके वरुण गांधी कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो हम पार्टी को चलने नहीं देंगे। कौन? रमेश जी, वरुण गांधी ने कहा। सवाल ये है, एक मिनट आनंद जी, सवाल ये नहीं था, सवाल ये है, मेरी जवाब तो सुन लीजिए। हाँ ठीक है बोलिए, लेकिन सवाल ये विकास की बात तारीख में, विकास की बात अगर मानिए उत्तर प्रदेश की अगर बात मानेंगे आप, तो आज की तारीख में अखिलेश से बड़ा विकास चेहरा किसी के पास नहीं। सर मैं वही तो आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लैपटॉप दे देना विकास होता है, क्या मेट्रो का धड़ाधड़ सिर्फ उद्घाटन कर देना विकास होता है, तो क्या जनधन योजना का अनाउंस करना विकास होता है? जनधन योजना का विकास करना, जनधन क्या चश्मा पर लिख के जनधन योजना को हमारी बात क्या पूछते हैं? आपके देश के गरीब आदमी का अकाउंट खुलता है क्या? ये कितने जनधन को पैसा मिला, कितना 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 भारत स्वच्छ हुआ, आज सबसे ज्यादा समर्थन तो वही लोग दे रहे हैं। लोगों के जिनके जनधन लावनी जी इनसे पूछिए जरा, जितने आपका चैनल तो पूरे दिन का अकाउंट बंद हो गए हैं इनऑपरेटिव होकर के, कुछ भी ठीक नहीं था। नोटबंदी में क्या नहीं, आपने कहा सब ठीक चल रहा है, दुनिया ने देखा, दुनिया नहीं देखा। आप लोगों ने मीडिया का ऐसा परोसा खबरों को, क्यों परोसा पड़े आप लोग जानते हैं? मीडिया ये गलत बात है, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों ने समर्थन दिया। किया हुआ है, क्या आपको खुशी नहीं है? क्या आपको दिल्ली जम्मू कश्मीर की बात करी थी, क्या आपको खुशी नहीं है? आतंकवाद बंद हुआ। अरे सर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, 60% कमी आई है, ये रिपोर्ट कहती है। आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है। आपने जो मैनिपुलेट की हुई डाटा है, जांच एजेंसी रोज के रोज भरोसा नहीं है, हर दिन क्या देश की जांच एजेंसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा की जो रिपोर्ट तैयार करती है, हर दिन आपके आर्मी के कैंप घुस के बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट टेररिज्म हो रहा है। आप कैसी बात, किस दिन नहीं हो रहा है? कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? आनंद जी जवाब, आनंद जी देखिए आप इसी को, आप गलती को डिफेंड मत कीजिए। देखिए देश की बात करें, यूपी की बात, यूपी की बात, किसानों की बात देखिए वाले दिशा से पहले विरोधी से पहले मैं विरोधी नहीं हूँ, पहले किसानों की बात करने वाले मोदी किसानों की बात, मैं विरोधी नहीं, काला बाजारी आप इब्राहिम कह रहे थे दिल्ली आप आएंगे उसको, आप विरोधी होने का भ्रष्टाचार भी बता दें, और ये नोटबंदी होने का ही होने वाला है। गरीबों को मालूम है, देश की जनता को मालूम है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, बैक टू यूपी। आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी ठीक है, आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड, मेरे को पूछा गया तब मैं आनंद जी एक सेकंड, चलिए टू शॉट, मैं अपने साहित्य सीमाओं का भी लाभ मैं नहीं, इनका हूं ना आपका हूं। मुझे प्रेम कृपलानी के पास जाना मैं जनता की बात पड़ेगा। मेरे को एक सवाल है, आज अगर देश की जनता अगर वो कहती कि हमारे को दिक्कत हो रहा है तो शायद नोटबंदी वापस हो जाए, लेकिन जनता ने लगातार कहा नहीं, गरीब को 500 और 1000 की नौकरी नहीं देते, जो है और भी हमारे लिए बगैर थे और आतंकवाद। चलिए हम लोग वापस, ठीक है, आप चारों में बात, अनुज जी, कृपलानी जी, अनुज जी, कृपलानी जी और आनंद जी, अनुज जी, कृपलानी जी और आनंद जी। आप महंगाई कम करने में वापस नहीं, वापस 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 कृपलानी जी, तैयार है। कृपलानी जी एक सेकंड, एक सेकंड चाह रहा हूँ कि मोदी जी, एक सेकंड आनंद जी, उनको सुनने दीजिए वो क्या कह रहे हैं। 50 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते, 3 बार गलती रहे प्रेम जी टू शॉट तक वहाँ मेट्रो नहीं चल पाई, आज तक वहाँ कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए। चलिए फिर से वही आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया। चलिए कुल मिलाकर ये एलिगेशंस वाली बात तो खैर कभी राजनीति में खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इतना जरूर है। लावनी जी टू शॉट 3 सेकंड सर, एक ही सेकंड, एक सेकंड। अगर आप बताइए कि अगर गरीबों को अगर जिस तरह से अभी टैक्स, अगर जिस तरह से 1 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते, ठीक है, गरीब जनता की बात कर रहे हैं तो यही गरीब जनता तय कर देगी 11 मार्च।
सर यही गरीब जनता तय कर देगी, जनता तय कर देगी तो टैक्स आएगा, उसी से तो गरीबों का हित होगा। किसे देनी है? मुझे डिबेट खत्म करना पड़ेगा, मुझे डिबेट खत्म करना पड़ेगा। योजनाओं की बात और योजनाओं का अमली जामा पहनना, दो बातें होती है। इन दोनों बातों पर पार्टियां दावे कर रही है, दावे पर मोहर लगाएगी जनता। 11 मार्च का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी बस जय।